मेरी गर्लफ्रेंड विवियन बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर किसी का भी दिल आ जाए। लेकिन उसने कभी मुझे टच तक करने नहीं दिया। हर तरह की फिजिकल क्लोजनेस से वो मना कर देती थी। वो हमेशा कहती थी कि हमें धीरे धीरे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। फिर एक दिन मैंने उसे एक हैंडसम लड़के के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हुए देख लिया। तब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ मुझे पैसे के लिए यूज कर रही थी। मेरा नाम ब्लेक है। मैं 28 साल का हूं और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा बिजनेस कितना छोटा है, तो बस इतना समझ लो कि इस शहर के मेन बिजनेस एरिया में एक ऑफिस बिल्डिंग की पूरी 2 फ्लोर्स मेरी हैं। 6 महीने पहले मैं एक दोस्त की डिनर पार्टी में गया था। वहीं मेरी मुलाकात विवियन से हुई। उसने अभी अभी 21 साल की उम्र पूरी की थी। वो कॉलेज की स्टूडेंट थी और एक छोटे शहर से आई हुई सीधी साधी लड़की थी। उसकी सुंदरता बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके चेहरे पर एक साफ, सिंपल और प्यारी सी फीलिंग थी। वो बिल्कुल नई बनी हुई मिठाई की तरह फ्रेश और मासूम लगती थी। गोरी त्वचा, प्यारी मुस्कान और ऐसा चेहरा जिसे देखकर नजर हटाना मुश्किल हो जाए। उस रात वो एक कोने में अकेली बैठी थी। उसने एक सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई थी जो काफी बार धुलने की वजह से थोड़ी पुरानी लग रही थी। हाथ में ऑरेंज जूस का ग्लास था। पूरी पार्टी में वो नर्वस और चुपचाप बैठी रही। मुश्किल से उसने किसी से बात की। मेरा करीबी दोस्त ईथन मेरे पास आया और धीरे से बोला, ये लड़की सिंपल फैमिली से आती है, समझदार है, जमीन से जुड़ी हुई है और बहुत खूबसूरत भी है। तू हमेशा कहता रहता है कि तेरी लाइफ बोरिंग हो गई है, तो क्यों ना इससे जानने की कोशिश करे। मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसी वक्त उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी लंबी पलकें हल्की सी हिली और वो घबराकर तुरंत नजर हटा गई। उसके गोरे कानों के सिरे एकदम लाल हो गए। मैंने सोचा, ये लड़की कितनी सीधी और शरीफ लगती है। वो बहुत प्यारी थी और इसी तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। उस दिन के बाद मैं हर महीने उसे $3000 भेजने लगा ताकि उसके रोज के खर्चे निकल सकें। मैंने उसकी पूरी कॉलेज फीस भी दी। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता, मैं उसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीद लेता था, सिर्फ उसे खुश देखने के लिए। वो भी काफी समझदार लगती थी। हर वीकेंड मेरे साथ डिनर करने के लिए वक्त निकालती थी। कभी कभी हम मूवी देखने जाते या शॉपिंग करने चले जाते। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। बस एक बात थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। पूरी 6 महीने की डेटिंग में उसने मुझे एक बार भी उसका हाथ पकड़ने नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की। एक बार डिनर के बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले। मैंने नॉर्मल तरीके से उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत हल्की सी आवाज निकाली और जल्दी से आधा कदम पीछे हट गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, गर्दन तक। ब्लेक, ये बहुत जल्दी हो रहा है। मैं अभी सबकी आदत नहीं डाल पाई हूं। मैं बस मजबूर होकर मुस्कुराया। हम 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। इस हिसाब से तो हम किसी लंबी एडवेंचर स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके होते। एक और बार वो मेरी कार में बैठी थी। सफर के दौरान उसे नींद आ गई और वो धीरे से मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। मैं उसके शांत चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि ये पल कितना सुकून भरा है। लेकिन अचानक वो झटके से उठ बैठी, जैसे उसे करंट लग गया हो। वो बार बार माफी मांगने लगी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो तुरंत पैसेंजर सीट के कोने में सिमट कर बैठ गई। उसका पूरा शरीर इतना तना हुआ था जैसे सीट बेल्ट टूट जाएगी। उसे ऐसे देखकर मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने मजाक में सोचा कि अगर वो और थोड़ा पीछे सरकी तो शायद कार के बाहर ही गिर जाएगी। शुरू में मैंने इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। आखिर वो अभी बहुत यंग थी, एक छोटे शहर से बड़े शहर में आई थी और उसका डेटिंग एक्सपीरियंस भी लगभग ना के बराबर था। इसलिए उसका शर्मीला और रिजर्व रहना मुझे नॉर्मल लगा। एक यंग लड़की का सावधान और शर्मीला होना कोई अजीब बात नहीं थी। इसलिए मैं उसकी सोच को पूरी तरह समझ सकता था। वैसे भी मैं कभी इम्पेशेंट इंसान नहीं रहा। मैं चाहता था कि हम आराम से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाएं। मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने एक ऐसी बात हुई जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। उस दिन हम मिलने वाले थे ताकि अगले सेमेस्टर की उसकी कॉलेज फीस जमा कर सकें। लेकिन अचानक विवियन ने मना कर दिया। उसने कहा कि क्लासेस का बहुत प्रेशर है और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पास उस दिन कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैंने खुद उसके कॉलेज जाने का फैसला किया। पहला रीजन था कि मैं उससे फीस के पैसे पर्सनली देना चाहता था और दूसरा रीजन था कि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। मेरी कार के ट्रंक में एक डिजाइनर हैंडबैग रखा हुआ था। जब हम कुछ दिन पहले शॉपिंग करने गए थे, तब विवियन बार बार उस बैग को देख रही थी और उसे बहुत पसंद कर रही थी। नवंबर का महीना था। पूरा कैंपस सुनहरे गिंको लीफ से ढका हुआ था। मैं एकेडमिक बिल्डिंग के नीचे कार पार्क करके अंदर बैठा और उसे मैसेज किया। मैंने पूछा कि वो किस बिल्डिंग में है और कहा कि मैं उसे पिक करने आ जाऊंगा। मैसेज भेजते ही उसका रिप्लाई आ गया। उसने लिखा कि वो लाइब्रेरी में बहुत बिजी है, आज उसके पास बहुत काम है और मुझे इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर उठाकर आसपास देखा। लाइब्रेरी कैंपस के ईस्ट साइड में थी, लेकिन जहां मेरी कार खड़ी थी वो क्लियरली वेस्ट कैंपस के स्पोर्ट्स फील्ड के पास था। मैंने खिड़की के बाहर देखा और उसी पल मेरी नजर एक सीन पर जाकर रुक गई। स्पोर्ट्स फील्ड के पास एक बेंच पर विवियन बैठी हुई थी। उसने वही क्रीम कलर का कोट पहना हुआ था जो मैंने उसे पिछले हफ्ते खरीद कर दिया था। लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो एक दूसरे लड़के की बाहों में आराम से सिमटी हुई बैठी थी। उस लड़के का हाथ उसकी कमर के गिर था और विवियन अपना गाल उसके सीने से लगाए हुए थी। दोनों इतने करीब थे जैसे एक दूसरे से चिपक गए हों। मैं वहीं जम सा गया। मेरा फोन अब भी मेरे हाथ में था।
स्क्रीन पर उसका वही मैसेज दिख रहा था जिसमें वो बिजी शेड्यूल होने का बहाना बना रही थी। उस वक्त मुझे सब कुछ बहुत ही मजाक जैसा लगा। तो ये थी उसकी बिजी शेड्यूल। कुछ देर बाद वो लड़का झुककर प्यार से उसके माथे पर किस करने लगा। विवियन ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक चमकती हुई खुशी भरी मुस्कान आ गई। ऐसी खुशी मैंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। जब भी वो मेरे साथ होती थी, हमेशा डरी हुई, संभल संभल कर बात करने वाली और बहुत ही शर्मीली लगती थी। लेकिन उस पल मुझे सब समझ आ गया। बात ये नहीं थी कि उसे मुस्कुराना नहीं आता था, बस उसकी असली मुस्कान कभी मेरे लिए थी ही नहीं। मैं कार की सीट पर पीछे टिक गया और लगभग 30 सेकंड तक चुपचाप वो सब देखता रहा। अजीब बात यह थी कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, न ही दिल टूटने जैसा दर्द हो रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, ये पूरी सिचुएशन कितनी बेकार और हंसने लायक थी। हम 6 महीने से रिलेशनशिप में थे और वो इतने महीनों तक कहती रही कि हाथ पकड़ना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरे लड़के के साथ वो इतनी नेचुरली चिपक कर बैठी थी। आखिर में मुझे सच समझ आ गया। बात उसकी शर्म या मासूमियत की नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे दूर रहना चाहती थी। मेरे सामने एक प्यारी और सीधी गर्लफ्रेंड का नाटक करती थी और मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप चला रही थी। एक ही वक्त में 2 लड़कों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता। अगर इस चीज का कोई कंपटीशन होता तो शायद वो गोल्ड मेडल जीत लेती। मैंने कार से बाहर निकलकर उंगामा नहीं किया, ना ही मैंने कोई फोटो खींचकर सबूत जमा करने की कोशिश की। मेरे लिए ऐसा करना अपनी लेवल गिराने जैसा था। मैं बस शांत रहा। फिर मैंने फोन अनलॉक किया और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोली। थोड़ी देर बाद मुझे एक नंबर मिला। ये विवियन की रूममेट क्लोए का नंबर था। पिछले महीने विवियन के बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी अरेंज करते वक्त उसका नंबर सेव हुआ था। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने मजाक में क्लोए की खूबसूरती की तारीफ कर दी थी। उस बात पर विवियन काफी जेलस हो गई थी और उसने छोटा सा टैंट्रम भी किया था। अब मुझे लग रहा था कि उस वक्त क्लोए का कॉन्टैक्ट सेव करना काफी काम आ गया। मैंने सीधा उसका नंबर डायल कर दिया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की सी सुस्त लेकिन साफ फीमेल वॉइस सुनाई दी। ब्लेक अचानक कॉल कैसे किया? ये क्लोए की आवाज थी। मैंने शांति से पूछा, आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूं। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। क्लोए शायद हैरान हो गई थी। फिर उसने पूछा, सिर्फ मैं? सिर्फ तुम। मैंने दूर बेंच की तरफ एक बार फिर देखा। विवियन अब भी उस लड़के के साथ चिपकी हुई बैठी थी। मैं धीरे से कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हारी रूममेट शायद अभी काफी बिजी है। ये कहकर मैंने कार स्टार्ट कर दी। फिर मेरी नजर ट्रंक में रखे उस लग्जरी हैंडबैग पर गई। मैंने कुछ पल सोचा और फिर कंधे उचा दिए। अब उस बैग के बारे में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल उसे वैसे ही पड़ा रहने देना बेहतर था। वैसे भी उस गिफ्ट पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था और क्लोई विवियन की रूममेट होने के साथ साथ फाइनेंस मेजर की जूनियर स्टूडेंट भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और एक ही डॉर्म रूम शेयर करती थीं। सच कहूं तो जब मैंने क्लोई को पहली बार देखा था, उसने मुझ पर काफी गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। उसके पास विवियन जैसी नरम और मासूम ब्यूटी नहीं थी। उसके चेहरे के फीचर्स शार्प और अट्रैक्टिव थे। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि वो जहां खड़ी हो लोगों का ध्यान उसी पर चला जाए। खासकर उसकी आंखें। जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें प्यारे से कर्व बना लेती थीं, लेकिन जब वो सीरियस या इंडिफरेंट होती थी, उन्हीं आंखों में एक ठंडी और कॉन्फिडेंट फीलिंग नजर आती थी। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद रही वो थी उसकी सीधी और फ्री स्पिरिटेड पर्सनालिटी। विवियन के बर्थडे वाले दिन क्लोई कुर्सी पर चढ़कर बलून्स लगा रही थी, साथ ही बिना झिझक कंप्लेन भी कर रही थी कि वेन्यू का अरेंजमेंट बिल्कुल बेकार है। जैसे ही उसने मुझे आते देखा, वो फुर्ती से कुर्सी से नीचे उतर गई और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ग्रीट किया। उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बात कर रही थी। उसकी नजरों में क्यूरियोसिटी भी थी और सामने वाले को समझने की कोशिश भी। विवियन में कभी ऐसी प्रेजेंस नहीं थी। वैसे पूरा सरप्राइज बर्थडे प्लान भी क्लोई का ही आइडिया था। उसे पता था कि विवियन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में अच्छी नहीं है, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर मदद की थी। पार्टी के बाद मैंने उसका कॉन्टैक्ट सेव कर लिया। उस वक्त मुझे बस इतना लगा था कि वो काफी स्मार्ट और समझदार लड़की है, शायद फ्यूचर में कभी काम आ सकती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका नंबर आज इस तरह काम आएगा। शाम को ठीक 7 बजे मैं रिजर्व्ड रेस्टोरेंट पहुंच गया। क्लोई भी बिल्कुल टाइम पर आ गई। उसने सिंपल ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल कंधों पर नेचुरली बिखरे हुए थे। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसकी साफ और फ्लॉलेस स्किन फिर भी आसपास बैठी कई लड़कियों की नजर अपनी तरफ खींच रही थी। वो आराम से बैठी और मेन्यू खोलकर देखने लगी। सबसे पहले उसने ही बात शुरू की। ब्लेक आज अचानक मुझे प्राइवेट डिनर पर बुलाया है। विवियन को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं लगता, मैंने सीधा जवाब दिया। नहीं। क्लोई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो फिर इतनी मेहनत करके मुझे यहां बुलाया है, लगता है कोई खास बात करनी है? मैंने पानी का ग्लास उठाया और एक सिप ली। मुझे कभी घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सीधा मुद्दे पर आना ठीक समझा। मैंने आज दोपहर तुम्हारे कैंपस विजिट किया था। स्पोर्ट्स फील्ड के पास मैंने विवियन को एक लड़के के साथ बहुत क्लोज देखा। वो उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी। मेरी बात सुनकर क्लोई के चेहरे पर हैरानी का एक भी निशान नहीं आया। उसने बस मेन्यू के किनारे पर उंगली घुमाई और शांति से कहा,
उसका नाम गैविन है। वो सीनियर स्टूडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल में भी है। वो और विवियन पिछले 4 महीने से मिल रहे हैं। ये सुनते ही मैं अंदर से हिल गया। मैं और विवियन 6 महीने से रिलेशनशिप में थे और वो लड़का उसकी लाइफ में 4 महीने से था। मतलब मुझसे मिलने के सिर्फ 2 महीने बाद ही उसने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था। आखिर में सच ये था कि मैं सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन था, और काफी महंगा बैकअप ऑप्शन। हर महीने $3000 खर्च होने वाला बैकअप ऑप्शन। मैंने क्लोई से पूछा, तुम्हें ये सब पहले से पता था, है ना? क्लोई ने बिना झिझक सर हिला दिया। हम एक ही डॉर्म रूम में रहते हैं, ऐसी बात को छुपाना मुश्किल होता है। फिर मैंने पूछा, लेकिन अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्लोई बिल्कुल शांत रही। सच कहूं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, और उस वक्त तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा था। अगर मैंने कुछ कहा भी होता तो शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। उसकी बात में लॉजिक था, मैं उसे झूठा नहीं कह सकता था। मैंने हल्का सा सर हिलाया, फिर धीरे से बोला, लेकिन अब ये मैटर तुमसे भी रिलेटेड है। क्लोई का हाथ मेन्यू पलटने से रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। पहले उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आया, फिर शक, और फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया। उसने धीरे से पूछा, ब्लेक, तुम्हारा मतलब? मैंने उसकी बात पूरी कर दी। तुम्हारी रूममेट की जो पोजीशन अभी खाली हुई है वो अभी भी ओपन है। मेरे ये कहने के बाद टेबल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्लोई ने धीरे से मेन्यू बंद कर दिया। अब समझ गई। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम विवियन की जगह मुझे चूज करना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने सीधा जवाब दिया। सारी कंडीशंस वही रहेंगी। मैं तुम्हारी पूरी ट्यूशन फी कवर करूंगा, हर महीने $3000 अलाउंस दूंगा। हम साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे, फ्री टाइम में शॉपिंग या आउटिंग पर जाएंगे, और मैं तुमसे इससे ज्यादा किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगा। क्लोए ने लगभग 10 सेकंड तक बिना कुछ कहे मुझे देखा। सिर्फ 10 सेकंड थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ध्यान से एनालाइज कर रही हो। कुछ देर तक मुझे देखने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये विवियन वाली शर्मीली और मासूम मुस्कान नहीं थी। ये वो मुस्कान थी जो सब कुछ समझ चुकी हो और पूरी सिचुएशन को काफी इंटरेस्टिंग मान रही हो। तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? उसने पूछा। मुझे किस बात का गुस्सा आना चाहिए? मैंने शांति से जवाब दिया। बिजनेस में डील फेल हो जाए तब लोग गुस्सा होते हैं। अगर किसी इंसान को गलत समझ लिया हो तो बस उसे रिप्लेस कर देना काफी होता है। मेरी बात सुनकर क्लोए जोर से हंस पड़ी। जब उसकी हंसी थोड़ी शांत हुई तो उसने अपना गाल हाथ पर टिकाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। बोलो। सबसे पहली बात, मुझे फेक इमोशंस या ड्रामा पसंद नहीं है। हम धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं या रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे नाटक की जरूरत नहीं। जो भी हमारा रिलेशनशिप होगा वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा, कोई झूठी फीलिंग्स नहीं। मुझे ये बिल्कुल मंजूर है। क्लोए ने सिर हिलाया और दूसरी कंडीशन बताई। दूसरी बात, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं ये सब कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उस दिन मैं बिना किसी रोक टोक के चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने टेबल पर रखे मेन्यू की तरफ उंगली से इशारा किया। आज डिनर में मुझे लॉबस्टर ट्राई करना है। मैंने तुरंत हाथ उठाकर वेटर को बुलाया। हमें 2 लॉबस्टर सर्व कीजिए। क्लोए आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी आंखों में मजाक और क्यूरियोसिटी दोनों नजर आ रहे थे। ब्लेक, तुम वाकई काफी इंटरेस्टिंग आदमी हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने पूछा। क्लोए मुस्कुराई। जिस लड़की को तुम इतने टाइम से डेट कर रहे थे उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने ना कोई ड्रामा किया, न झगड़ा, न बदला लेने की बात, ना ही उसके लिए रोए। उल्टा सबसे पहला काम तुमने क्या किया? उसकी रूममेट को डिनर पर बुला लिया। इस तरह सिचुएशन हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं भी हल्का सा हंस दिया। सच कहूं तो ज्यादा लोग मेरी जगह होते को इतने शांत नहीं रह पाते। क्लोए ने फिर पूछा, तुम इतने काम कैसे हो? मैंने कुछ पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी मेंटल पीस खराब करने लायक ही नहीं है। क्लोए ने धीरे से सिर हिलाया। उसे मेरा जवाब पसंद आया था। उसने लॉबस्टर का एक पीस निकाला और बड़े आराम से खा लिया। उस रात हम लगभग 4 घंटे तक साथ बैठे रहे, बात करते रहे, खाना खाते रहे, और वक्त का पता ही नहीं चला। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तब अचानक मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। मैसेज विवियन का था। मैसेज के एंड में एक हार्ट इमोजी भी था। ब्लेक, गुड नाइट। आज पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करती रही। मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत थक गई हूं, लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूं मुझे फिर से मोटिवेशन मिल जाता है। मैंने बिना कुछ कहे फोन क्लोए के सामने कर दिया। उसने मैसेज पढ़ा। 3 सेकंड तक हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके कंधे हल्की सी हंसी के साथ हिलने लगे। लाइब्रेरी में पूरा दिन पढ़ाई? सच में? उसने मजाक भरे अंदाज में कहा। मैंने शांत चेहरे के साथ फोन वापस ले लिया और सिर्फ एक शब्द का रिप्लाई भेजा, उसके बाद पूरा हफ्ता अजीब तरह से गुजरा, जैसे मैं एक साथ 2 अलग जिंदगियां जी रहा हूं। पहली तरफ विवियन थी। वो हर रोज टाइम पर मैसेजेस भेजती थी। सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में खाना खाने की याद, रात को गुड नाइट। एक भी दिन मिस नहीं करती थी। उसकी पंक्चुअलिटी तो मोबाइल नोटिफिकेशन से भी ज्यादा कंसिस्टेंट थी। कभी कभी वो अपनी फोटोज भी भेजती, हमेशा वही शरीफ और मासूम इमेज मेंटेन करती हुई। साथ में मैसेज लिखती कि उसने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने उसके लिए खरीदे थे।
लेकिन मेरी तरफ से सब बदल रहा था। पहले मैं तुरंत रिप्लाई करता था, फिर रिप्लाई देर से आने लगा, फिर और देर से, और आखिर में मैं बस उसके मैसेजेस पढ़ लेता और जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। दूसरी तरफ क्लोए थी। उसके मैसेजेस बिल्कुल सिंपल और कैजुअल होते। कभी लिखती कि उसने अभी अभी एक टेस्टी मील फिनिश किया, कभी किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस पूछ लेती जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, कभी ग्रोसरी स्टोर में फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पर सेल लगी हो तो पूछ लेती कि क्या मुझे कुछ चाहिए। मैं लग्जरी कार्स और हाई एंड लाइफस्टाइल का आदमी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका इतनी नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता था। उसके साथ बात करने में कोई प्रेशर नहीं था, सब कुछ नेचुरल लगता था। फिर वेडनेसडे को अचानक विवियन ने एक बहुत लंबा मैसेज भेजा, पूरा स्क्रीन भर देने वाला मैसेज। उस मैसेज में विवियन की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने लिखा था कि उसे महसूस हो रहा है कि मैं पहले से ज्यादा ठंडा और दूर हो गया हूं। उसने सीधे सीधे कहा कि मेरे रिप्लाईज बहुत छोटे और लेट आने लगे हैं। वो कह रही थी कि उसे मेरी बहुत चिंता हो रही है, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उसने अपना फ्री टाइम भी बताया और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, वो कहना चाहती है कि वो मुझे कितना मिस करती है। मैसेज के एंड में एक प्यारा सा लविंग इमोजी भी लगा हुआ था। मैं कुछ देर तक उस मैसेज को देखता रहा। हर लाइन में प्यार दिखाने की कोशिश थी, लेकिन मुझे सब कुछ नाटक जैसा लग रहा था। फिर मैंने क्लोई के मैसेजेस खोले। वहां कोई इमोशनल ड्रामा नहीं था, बस नॉर्मल बातें थी। कैंपस के खाने के बारे में, रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों के बारे में। एक तरफ कोई परफेक्ट गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही थी और दूसरी तरफ कोई बिना किसी दिखावे के नॉर्मल बात कर रही थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे क्लोई को रिप्लाई किया। क्लोई एक बात बहुत अच्छी तरह जानती थी, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। वो कभी खुद से विवियन का टॉपिक नहीं छेड़ती थी और ना ही जानबूझकर उस टॉपिक से बचती थी। उसे पता था कि सच सामने आने से पहले चुप रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। और वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। सब कुछ एक्सपोज करने का सही वक्त अभी नहीं आया था। ये ड्रामा तो अभी बस शुरू हुआ था। थर्सडे की दोपहर मैंने अपने असिस्टेंट को वो डिजाइनर हैंडबैग कैंपस भेजने को कहा, वही हैंडबैग जो मैंने ओरिजिनली विवियन के लिए खरीदा था। क्लोई को बैग मिल गया। कुछ देर बाद उसने उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजी, साथ में लिखा, ये स्टाइल थोड़ा ज्यादा एलिगेंट और रिजर्व्ड है, मेरे डेली आउटफिट्स के साथ मैच नहीं करता। पहली नजर में ही लग रहा है कि ये विवियन वाली चॉइस है। उसकी ऑब्जर्वेशन हमेशा की तरह बहुत शार्प थी। मैंने पूछा, तो तुम्हें किस टाइप का बैग पसंद है? उसने सीधा जवाब दिया, इतना गैस करने की जरूरत नहीं, जब मुझे कुछ पसंद आएगा मैं शॉपिंग लिंक भेज दूंगी। मुझे उसका सीधा साधा एटीट्यूड पसंद आया। मैंने कहा, ठीक है, फिलहाल ये बैग यूज कर लो। थोड़ी देर बाद उसका एक और मैसेज आया। उसने बताया कि विवियन ने बैग देख लिया है और पूछा भी था कि बैग कहां से मिला है। क्लोई ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया था, एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। विवियन को जरा भी शक नहीं हुआ, उल्टा उसने बैग को हाथ लगाकर देखा और उसकी तारीफ करने लगी। कितना सुंदर और डेलिकेट डिजाइन है। ऑफिस की चेयर पर पीछे टेक लगाते हुए मैं हल्का सा मुस्कुराया। जिंदगी कभी कभी वाकई अजीब होती है। जो बैग मैंने विवियन के लिए खरीदा था, आज वो उसी बैग की तारीफ किसी और के हाथ में देखकर कर रही थी। फ्राइडे शाम को मैं क्लोई को लेने कैंपस के गेट पर पहुंच गया। इस बार मैंने अपनी फ्लैशी लग्जरी कार नहीं निकाली, उसकी जगह एक सिंपल और लो प्रोफाइल सेडान लेकर आया था। क्लोई कार में बैठी और एक नजर अंदर घुमाई। उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि कार बदल गई है। मैंने कहा, तुमने पहले कहा था मेरी कार बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करती है, इसलिए आज कुछ सिंपल लेकर आया हूं। अगर मैं पहले वाली लग्जरी कार लाता तो डॉम बिल्डिंग से विवियन आसानी से देख लेती। मैंने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे कैंपस से बाहर निकलने लगा। तब क्लोई ने कैजुअली बताया, वैसे विवियन अभी डॉम रूम में बैठी वीडियो कॉल कर रही है उसी लड़के के साथ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो वेदर रिपोर्ट दे रही हो। फिर उसने आराम से उनके डॉम का एग्जैक्ट फ्लोर और रूम नंबर भी बता दिया। मैं हंस पड़ा, मुझे इतनी डिटेल क्यों दे रही हो? क्लोई ने कंधे उचकाए, बस इसलिए कि कहीं तुम अचानक गुस्से में जाकर सब एक्सपोज ना कर दो। मैंने मजाक में पूछा, क्या मैं वाकई ऐसा लगता हूं? क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। फिर कुछ पल रुककर बोली, तुम उस टाइप के इंसान लगते हो जो साइड में खड़े होकर पूरा ड्रामा आराम से देखता रहे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने बिल्कुल सही पहचाना था। उसने मेरी सोच एक ही पल में समझ ली थी। उस शाम हम डिनर कर रहे थे, तभी मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही मैं थोड़ा मुस्कुराया। कॉल ईथन का था, मेरा बचपन का दोस्त। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसका फॉरेन ट्रेड का बिजनेस था, फैमिली भी काफी अमीर थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, अपनी बीवी के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलती थी और रोज की जिंदगी में वो उससे काफी डरते हुए ही रहता था। ईथन की जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। उसका हर महीने खुद से खर्च करने वाला पॉकेट मनी लगभग नाम मात्र का था। वो हमेशा मजाक में कहता था कि एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह आजाद होगा और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, ईथन सीधा मुद्दे पर आ गया। ब्लेक, तू बहुत खराब दोस्त है। विवियन वाली इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। मैंने पूछा, तुझे पता कैसे चला?
तब मुझे पता चला कि मेरे असिस्टेंट ने गलती से बात बता दी थी। असिस्टेंट को कैंपस पर एक गिफ्ट डिलीवर करने भेजा गया था। उसने सोचा था कि हमेशा की तरह रेसिपिएंट विवियन ही होगी, लेकिन जब उसने डिलीवरी की तब उसे पता चला कि गिफ्ट किसी और को दिया गया है, और वहीं से बात बाहर निकल गई। क्लोई मेरे पास ही बैठी थी। उसने बिना झिझक फोन की तरफ झुककर कहा, हेलो, मैं क्लोई हूं, विवियन की रूममेट। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर ईथन ने गहरी सांस ली। ब्लेक, मैं मानता हूं, तेरा काम करने का तरीका वाकई अलग है। इस तरह एक हफ्ता चुपचाप बीत गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी दिखने में स्टेबल सिचुएशन में दरारें पड़ने लगी। सबसे पहली दरार मंथली अलाउंस में आई। हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर मैं विवियन को उसका लिविंग अलाउंस भेजता था। कभी लेट नहीं होता था, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर अमाउंट आधा कर दिया। उस रात जैसे ही पैसे उसके अकाउंट में पहुंचे, उसका मैसेज तुरंत आ गया, ब्लेक, क्या ट्रांसफर में कोई मिस्टेक हो गई है? मुझे लग रहा है अमाउंट आधा आया है। लेकिन कुछ ही लाइंस बाद उसका टोन बदल गया। वो समझदार गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने लगी। कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो या किसी वजह से प्रॉब्लम हुई हो तो टेंशन मत लो, मैं अपने डेली एक्सपेंसेस कम कर लूंगी, मैनेज हो जाएगा। मैसेज पढ़कर लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे स्वीट और अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड हो। अगर मुझे सच पता ना होता तो शायद मैं भी मान लेता। मैंने पूरा मैसेज पढ़ा और कोई जवाब नहीं दिया। फोन को डेस्क पर रख दिया और अपने काम में लग गया। 10 मिनट बाद एक और मैसेज आया, ब्लेक, वैसे नेक्स्ट मंथ रेंट थोड़ा बढ़ गया है, अगर कन्वीनियंट हो तो। मैंने रिप्लाई बॉक्स खोला, कुछ वर्ड्स टाइप किए, फिर डिलीट कर दिए। आखिर में मैंने सिर्फ 2 शब्द भेजे, गॉट इट। उसके बाद मैंने सीधा क्लोई को 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साथ में नोट लिखा, इस महीने एक्स्ट्रा 5,000, सर्दी आ गई है, एक अच्छा डाउन जैकेट ले लेना। क्लोई का रिप्लाई जल्दी आ गया, विवियन को कितना भेजा? 10,000। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम जानबूझकर कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो, है ना? मैंने लिखा, मैं बस बजट एडजस्ट कर रहा हूं। क्लोई ने फिर मैसेज भेजा, तुम कह रहे हो बजट एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा रिवेंज जैसी स्मेल आ रही है। मैं इस बार कुछ नहीं बोला और उसने भी टॉपिक आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उस एक्स्ट्रा 5,000 का डाउन जैकेट उसने अगले ही दिन खरीद लिया और ट्राई करते हुए फोटो भी भेजी। लंबा वाइट डाउन जैकेट उस पर काफी अच्छा लग रहा था। उसका छोटा सा चेहरा और लंबी लेग्स और भी हाईलाइट हो रही थी। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छा। कुछ देर बाद उसका दूसरा मैसेज आया, विवियन ने भी ये जैकेट देखा, उसने पूछा कितने का है? मैंने कहा, सेल में सिर्फ $200 का मिला। मैं हंस पड़ा। उसने मान लिया? बिल्कुल, क्लोई ने जवाब दिया। यही तो होता है इन्फॉर्मेशन गैप। दूसरी दरार वीकेंड पर नजर आई। विवियन ने मुझे डिनर के लिए बुलाया। मैंने मना कर दिया, कह दिया कि मैं बहुत बिजी हूं। टेक्निकली मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं वाकई बिजी था, क्लोई को उस जापानीज रेस्टोरेंट ले जाने में जिसका वो काफी टाइम से जिक्र कर रही थी। हम खाना खा रहे थे, बीच में मैंने ईथन को कॉल करके वहां बुला लिया। वो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर घर से निकला था। जैसे ही वो टेबल पर बैठा, उसने मेन्यू तक नहीं देखा, सीधा क्लोई की तरफ देखने लगा। 3 सेकंड तक लगातार देखता रहा, फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़कर बोला, भाई, अपग्रेड कर लिया तूने? क्लोई ने बिना सर उठाए सैल्मन का एक पीस उठाया। तुम मुझे ग्राफिक्स कार्ड समझ रहे हो क्या? ईथन के मुंह में जो चाय थी लगभग बाहर आ गई। उसने जल्दी से मुंह साफ किया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अच्छा, पहली वाली क्या थी फिर? मैंने सोचा और जवाब दिया, प्रोबेशन पीरियड। ईथन हंस पड़ा, और ये वाली? मैंने बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ कहा, परमानेंट पोजीशन के इवैल्यूएशन फेज में है। क्लोई के चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गए। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। क्लोए ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर काफी अजीब सा एक्सप्रेशन था। ब्लेक, क्या तुम सबको एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करते हो? मैंने सर हिला दिया। एम्प्लॉयज नहीं, पार्टनर्स। मैंने बिल्कुल सीरियस टोन में जवाब दिया। ईथन ने तुरंत थम्स अप दिखा दिया। विजन, ये होता है असली विजन। क्लोए ने सैल्मन का एक पीस उठाया, मुंह में डाला और 2 बार चबाकर निगल लिया। ठीक है, पार्टनर्स ही सही। तो पार्टनर होने के नाते एक सवाल पूछूं? पूछो। विवियन को सच कब बताने वाले हो? टेबल पर तुरंत सन्नाटा छा गया। मैंने चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दी और धीरे से बोला, जब उसे खुद पता चल जाएगा। क्लोए ने भौएं चढ़ाई। खुद पता चलने का वेट क्यों? मैंने शांति से जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं खुद बताऊंगा तो वो रोएगी, बहाने बनाएगी, बार बार सॉरी बोलेगी। फिर? क्लोए ने पूछा। फिर मुझे उस सबको हैंडल करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। क्लोए कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ब्लेक, जब तुम कोल्ड होते हो तो वाकई बहुत कोल्ड होते हो। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कोल्ड नहीं हूं। क्लोए ने तुरंत कहा, वार्म भी नहीं हो। हम पार्टनर्स हैं, मेरे लिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर ईथन इतना हंसा कि उसने अपनी थाई पर हाथ मार दिया। ब्रिलियंट, बिल्कुल ब्रिलियंट। अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, मैं भी ऐसे ही करता। उसकी हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, वाइफ। 1 सेकंड में उसके चेहरे की सारी हंसी गायब हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। हेलो? हाँ, बिजनेस ट्रिपर हूं। हाँ, बिल्कुल अकेला। जी? जी, आज रात वापस आ जाऊंगा। कॉल खत्म होते ही उसका चेहरा मुरझा गया, बिल्कुल सूखे बैंगन जैसा।
क्लोए ने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ा दिया। ईथन, गर्दन का ठंडा पसीना साफ कर लो। मैं और क्लोए दोनों हंस पड़े। उस रात जब मैं क्लोए को छोड़कर वापस आ रहा था, तब मेरी कार में विवियन का कॉल आया। ब्लेक, उसकी आवाज थोड़ी परेशान लग रही थी। आज तुम बाहर डिनर करने गए थे? मैंने स्टीयरिंग को थोड़ा कस कर पकड़ा। क्यों? मेरी एक क्लासमेट ने कहा कि उसने जापानीज रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारी जैसी कार देखी है। मैंने हल्की सी ब्रेक दबाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। मैंने दोस्तों के साथ डिनर किया था, मैंने शांति से जवाब दिया। ईथन के साथ? हाँ, सिर्फ तुम दोनों। कर्मा कभी कभी बहुत फनी होता है। मेरे साथ एक और दोस्त भी था। लड़का? टेक्निकली देखा जाए तो झूठ नहीं था। ईथन वाकई लड़का था, और क्लोए की पर्सनालिटी देखकर कभी कभी लगता था कि वो आधे लड़कों से ज्यादा फियरलेस है। फोन के दूसरी तरफ विवियन ने चैन की सांस ली। अच्छा, ठीक है, जल्दी घर चले जाना। गुड नाइट। मैंने कॉल काट दिया। पैसेंजर सीट पर बैठी क्लोए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे। वो क्या? मैंने पूछा। तुम हंस क्यों नहीं हो? उसने हाथ हटाए। उसका चेहरा लाल हो चुका था। तुमने मुझे लड़का बोल दिया। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी, इतना कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नवंबर के तीसरे हफ्ते में वो बॉम्ब फट ही गया जो इतने दिनों से चुपचाप काउंटडाउन कर रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे ना मैंने फोड़ना चाहा ना क्लोए ने। उस बॉम्ब को खुद विवियन ने एक्टिवेट कर दिया। सब कुछ एक बहुत छोटी सी गलती से शुरू हुआ। उसने क्लोए का फोन देख लिया। बाद में क्लोए ने मुझे पूरी कहानी बताई। उस दिन वो शावर लेने गई थी, जल्दी में फोन डेस्क पर ही छोड़ दिया, स्क्रीन लॉक भी नहीं किया। विवियन रूम में हेयर ड्रायर लेने आई, तभी स्क्रीन लाइट अप हो गई। एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। सेंडर था मैं। मैसेज प्रीव्यू में लिखा था, सैटरडे वाला कोट आ गया है, स्टोर से कलेक्ट कर लेना। विवियन का हाथ हेयर ड्रायर पर ही रुक गया, और फिर उसने वो काम कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने क्लोए का फोन उठा लिया और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ डाली। उस चैट में क्या था? रेस्टोरेंट बुकिंग्स, डाउन जैकेट ट्राई करते हुए क्लोए की फोटोज, वीकेंड में कौन सी मूवी देखनी है उसकी डिस्कशन, हॉटपॉट रेस्टोरेंट की डिपिंग सॉस ज्यादा मीठी होने की कंप्लेंट्स, और मेरा रिप्लाई, नेक्स्ट टाइम और अच्छी जगह चलते हैं। चैट में एक भी रोमांटिक लाइन नहीं थी, ना बेबी, ना हनी, ना आई मिस यू। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान वो चैट्स पढ़कर एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता। मेरा और क्लोए का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे कभी मेरा और विवियन का चलता था। क्लोए ने मुझे बताया कि जब वो शावर से बाहर आई तो उसके बदन पर सिर्फ टॉवल था। उसने रूम का दरवाजा खोला और देखा, विवियन अपने बेड पर बैठी हुई थी। क्लोए का फोन उसके हाथ में था। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था जैसे प्रिंटर का एक बिल्कुल नया खाली कागज। विवियन, क्लोए ने धीरे से उसका नाम पुकारा। विवियन ने बहुत धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और स्क्रीन क्लोए के सामने कर दी। दांतों को भींचकर वो बोली, क्लोए, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। क्लोए ने शांति से फोन की स्क्रीन देखी, फिर विवियन की तरफ देखा। बाद में उसने मुझे बताया कि उस वक्त उसकी पहली फीलिंग पैनिक नहीं थी, बल्कि रिलीफ थी, जैसे बहुत दिनों से लटकता हुआ बोझ आखिर गिर गया हो। क्लोए ने सीधा पूछा, तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? विवियन एक पल के लिए जम गई। क्लोए ने कहा, सच ये है कि तुम्हारा आदमी अब मेरे साथ है। क्लोए ने फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। और झूठ ये है कि उसने मुझे बस एक नॉर्मल मैसेज भेजा है, अब तुम खुद डिसाइड कर लो। विवियन की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। बाद में क्लोए ने मुझे एक और बात बताई। जब वो रो रही थी उसका पहला रिएक्शन मुझे देखना नहीं था, उसने सबसे पहले अपने फोन की तरफ देखा। मतलब? मैंने पूछा। क्लोए बोली, वो डिसाइड कर रही थी कि तुम्हें कॉल करे या नहीं। उसका पहला रिएक्शन मुझे कन्फ्रंट करना नहीं था, वो पहले ये जानना चाहती थी कि तुम किस साइड पर खड़े हो। स्मार्ट थी, बस उतनी स्मार्ट नहीं, क्योंकि जब उसका कॉल आया मैं ऑफिस में बैठा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया। ब्लेक, विवियन इतना रो रही थी कि उसके लिए ठीक से बोलना भी मुश्किल था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, तुम क्लोए के साथ कैसे हो सकते हो? तुम दोनों कब से साथ हो? क्यों? मुझे बताओ क्यों? मैं आराम से रिपोर्ट का एक पेज पलट रहा था। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, विवियन, तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी चॉइसेस, ये फेयर है। फोन की दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। उसका रोना भी रुक गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज बंद कर दी हो। 5 सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, तुमने क्या कहा? मेरा मतलब समझी नहीं। मैंने सीधा जवाब दिया, गैविन। जब मैंने उसका नाम लिया मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे मेन्यू से कोई आइटम पढ़ रहा हूं। स्टूडेंट काउंसिल वाला सीनियर, जिसके साथ तुम पिछले 4 महीनों से मिल रही थी, स्पोर्ट्स फील्ड के पास वाली बेंच। उस दिन तुम क्रीम कलर का कोट पहने हुई थी, वही कोट जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम उसकी बाहों में थी, उसने तुम्हारे माथे पर किस किया था और तुम बहुत खुश होकर मुस्कुरा रही थी। फोन की दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई।
ये सोचने वाली खामोशी नहीं थी, ये शौक वाली खामोशी थी, जैसे फोन ही हैंग हो गया हो। मैंने पूछा, तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस दिन कैंपस सिर्फ ट्यूशन की बात करने आया था? मैंने रिपोर्ट बंद कर दी और कुर्सी पर पीछे टिक गया। उधर विवियन